मेरी 14 साल बेटी के सर में हर वक्त दर्द रहता। मैं उसका इलाज करवा करवा कर थक चुकी थी, मगर सर का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मेरे शोहर को फोत हुए भी कई साल गुजर गए थे। मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। एक दिन मेरी बेटी सुबह का नाश्ता बना रही थी कि गिरकर बेहोश हो गई। मैं पागलों की तरह उसे उठाकर अस्पताल ले गई, मगर डॉक्टर कहने लगे आपकी बेटी कोमा में चली गई है। मैं रोते हुए बेटी का सदका देने अस्पताल से बाहर निकली तो फकीर मुझे देखते ही कहने लगा मैं तेरी परेशानी समझ गया हूँ। तेरी बेटी अभी ठीक हो जाएगी। उसके सर का दर्द भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस तू अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह कर ले। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने उसी वक्त उस फकीर से निकाह किया तो अचानक मेरी बेटी को होश आ गया और उसके सर का दर्द भी खत्म हो गया। मैं उस फकीर के पैरों में गिर गई और उसे अपने घर ले आई और दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने कमरे में बैठ गई। मगर उस रात मेरी जान निकल गई जब उस फकीर ने, मेरी बेटी हानिया 8वीं जमात में पढ़ती थी, वो स्कूल से वापस आकर सबसे पहले खाना मांगा करती थी। आज वो घर आई तो उसने हमेशा की तरह बड़े सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और कहने लगी मम्मा मुझे जल्दी से खाने को कुछ दे, मेरे सर में आज भी दर्द हो रहा है। मैं हानिया के सर के दर्द से थक चुकी थी। बहुत से डॉक्टरों को उसे दिखा चुकी थी, पर हानिया को आराम नहीं आ रहा था। हानिया के सर के दर्द की दवाई हर वक्त मेरे पास मौजूद रहती थी। मैं भागकर उसके पास गई तो वो कहने लगी मम्मा ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे सर में कील ठोक रहा है। वो दोनों हाथों से अपना सर मसलने लगी थी। उसकी ये हालत देखकर मुझ पर तो कपकपी ही तारी हो गई थी। मैंने जल्दी से उसे एक कप दूध के साथ दवाई खिला दी। कुछ देर बाद मैंने पूछा हानिया कुछ फर्क पड़ा? उसने इस बात में सर हिला दिया था और बोली अम्मी अब मैं पहले से बेहतर हूँ। मैं बोली चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उसने नफी में सर हिला दिया। अम्मी मैं जरा आराम करूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं अभी तक कांप रही थी। मेरा दिल बहुत परेशान था कि ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है। शाम को जब हानिया कमरे से बाहर आई तो बड़ी फ्रेश लग रही थी। उसे हंसता हुआ देखकर मैं एक बार फिर से जी उठी थी। अगले दिन हानिया स्कूल चली गई। वापसी पर फिर उसके सर में दर्द था। मैंने उसे कहा कि डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वो फूट फूट कर रोने लगती। कहती अम्मी अगर आप मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। मैं डॉक्टर के पास जा जाकर थक चुकी हूँ। मैंने जल्दी से उसे दवाई खिलाई और कहा कि तुम कुछ दिन स्कूल नहीं जाओगी, लेकिन वो फिर से रोने लगी और बोली अम्मी मैं स्कूल से छुट्टी नहीं कर सकती। अब की बार तो मुझे गुस्सा आ गया था। मैं बोली मैं कल तुम्हें हरगिज स्कूल नहीं जाने दूंगी, बल्कि कल किसी बड़े डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवाने ले जाऊंगी। मेरी बात सुनकर हानिया चुप हो गई थी। अगले रोज हानिया मुझे कहने लगी अम्मी आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। मेरी बेटी हानिया पराठे बहुत अच्छे बनाती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा ठीक है आज तुम नाश्ता बनाओ, मैं आराम करूंगी। मैं किचन में उसके पास खड़ी थी। हानिया नाश्ता बना रही थी। अचानक वो एकदम से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसे बेहोश देखकर मैं तो अपने हवास ही खो बैठी थी। मैंने चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। अल्लाह भला करे मेरी पड़ोसन का, जिसने शोर डाल दिया कि एम्बुलेंस को बुलाया जाए। आधे घंटे तक एम्बुलेंस पहुंची थी और तब मेरी बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। तमाम मराहिल बहुत कठिन थे, मगर सबसे ज्यादा खौफनाक वक्त वो था जब डॉक्टर ने मेरी बच्ची को देखकर कहा ये तो कोमा में चली गई है, इसके बारे में अब कुछ नहीं कह सकते। कोमा वाले मरीज को कई कई साल होश भी नहीं आता। वो बस जिंदा लाश की तरह चारपाई पर पड़ा रहता है। मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी हालत देखकर डॉक्टर ने मेरे कंधे पर थपकी दी और बोली आप अपनी बेटी का सदका दे। सदका देने से अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी बला भी टाल देता है। ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गई थी, जबकि अब मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। मैं बेटी के पास बैठी काफी देर रोती रही थी। मुझे किसी शय का होश नहीं था। कहीं शाम को जाकर एक नर्स ने मुझे आकर तसल्ली दी थी कि आप रोए मत, बस दुआ करें। अल्लाह ताला माँ की दुआ बहुत सुनता है। मैं अपनी बेटी की सेहतयाबी के लिए अल्लाह ताला से भीख मांग रही थी। कुछ देर बाद मैं अस्पताल से बाहर आई और एक एक मंजर को बड़े गौर से देख रही थी।
कायनात की हर शय रवां दवां थी, बस मेरी जिंदगी एक नुक्ते पर आकर रुक गई थी। मैंने बड़ी बेदर्दी से अपनी आंखें मसल डाली थी और तब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बहुत नजदीक आ गया है। मैंने जरा संभल कर देखा तो एक फकीर मेरे पास खड़ा था। मैंने जल्दी से सदका देने के लिए अपने पर्स से 1000 का नोट निकाला तो वो फकीर कहने लगा, क्यों परेशान हो? मैं बोली, मेरी बच्ची अस्पताल के बेड पर एक लाश की मानित लेटी हुई है। वो मुस्कुरा दिया और बोला, बस इतनी सी बात है। उसने ये बात इतने आराम से कही थी कि मैं उसे देखती रह गई थी। वो फिर से बोला, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल मौजूद है। मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा तो वो बोला, तुम मुझसे निकाह कर लो। निकाह करके जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक होगी और उसे सर का दर्द भी कभी नहीं होगा। फकीर की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मैंने उसे सरदर्द वाली बात बताई ही नहीं थी। मैंने उस फकीर की बात का यकीन करना चाहा, इसलिए बोली, तुम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो बोला, मैं काम करने से पहले बड़े बड़े दावे नहीं करूंगा। मेरी बात का यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। मैं बोली, मुझे ले चलो अपने साथ, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। उसने इस अंदाज में कंधे उचकाए थे जैसे उसे मेरी किसी बात से कोई सरोकार ही ना हो। वो आगे चलने लगा था और मैं उसके पीछे चलती रही और सोचती रही कि अगर इस फकीर की बात सच साबित हो गई तो मैं इसे अपना मोहसिन मान लूंगी। इस फकीर को सर आंखों पर बिठाकर रखूंगी। वो फकीर मुझे एक मस्जिद में ले गया। वहां उसने मौलवी साहब से कहा कि मेरा इस खातून के साथ निकाह पढ़वा दो। मौलवी साहब ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा था, जैसे तस्दीक करना चाह रहे हों कि कहीं मैं पागल वगैरह तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझ जैसी खूबसूरत और बावकार औरत इस किस्म के मैले कुचैले फकीर के साथ शादी कैसे कर सकती थी? ये तो एक अनहोनी ही थी। खैर, मौलवी साहब ने वक्त बर्बाद करने के बजाय मेरा निकाह उस फकीर के साथ पढ़वा दिया। अब निकाह हो गया तो फकीर मुझे अस्पताल के पास छोड़कर चला गया और बोला, अंदर जाओ, तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। तुम एक बार तसल्ली कर लो, मैं शाम में तुम्हारे घर आऊंगा। मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम है। मैं उस फकीर की बात सुनकर हैरान हो गई थी, लेकिन मैं उससे कुछ भी कहे बिना अस्पताल में चली गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए सबसे अहम मेरे प्यारे शोहर की आखिरी निशानी थी। मैं जैसे ही अस्पताल पहुंची तो एक नर्स भागकर मेरे पास आई और बोली, आप कहाँ चली गई थी? हमने आपकी तलाश में पूरा वार्ड छान मारा है। मैं जल्दी से बोली, क्यों, सब खैरियत तो है ना? उसने असबाब में सर हिला दिया और बोली, आपकी बेटी को होश आ गया है। ना सिर्फ वो होश में आ गई है, बल्कि उसका जहन भी पहले की तरह काम कर रहा है। उसे हर बात याद है। आप जाकर अपनी बेटी से मिल ले। मैं जल्दी से भागकर अपनी बच्ची के पास पहुंची थी। वो बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, अम्मी, आप कहाँ चली गई थी? मैं बोली, यहीं पर थी। तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब कहीं नहीं जाऊंगी। वो मुस्कुराने लगी थी। डॉक्टर ने मेरी बेटी को भी डिस्चार्ज नहीं किया था। वो कहने लगी कि एक दिन मजीद हम इसे अपने पास रखकर देखेंगे कि कहीं इसकी तबीयत दोबारा तो खराब नहीं हो जाती। मैं डॉक्टर की बात मान गई, मगर मुझे अब फकीर से किया गया अपना वादा भी निभाना था। इसलिए मैं नर्स को ये कहकर घर आ गई कि मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कुछ देर के लिए घर जा रही हूँ। मुझे उस फकीर की करामत पर यकीन आ गया था। यकीनन वो कोई अल्लाह वाला फकीर था और मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। दिल में यही खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि फकीर मुझसे नाराज हो जाए और मेरी बेटी फिर से कोमे में चली जाए। मैं घर आई और अपने बैग से एक अरूसी लिबास निकाला और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं ये लिबास दोबारा कभी जिंदगी में पहनूंगी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने मरहूम शोहर के नाम कर चुकी थी। मेरा शोहर बहुत ही अच्छा इंसान था। मुझे तो लगता है कि आज तक उसने किसी कीड़े को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई होगी, मगर आज जब उसकी रूह मुझे किसी और के लिए बनता संवरता देखेगी तो यकीनन उसे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं भी तो मजबूर थी ना। खैर, मैं अपने कमरे में सज धज कर बेड पर बैठ चुकी थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे घर का दरवाजा खुला था। मैं संभल कर बैठ चुकी थी। मैं जानती थी कि वही फकीर आया होगा। मैं खौफजदा थी, मगर मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रही थी।
खैर थोड़ी देर के बाद कमरे में वो फकीर दाखिल हुआ था, मगर जिस रूप में वो कमरे में दाखिल हुआ था उसे देखकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। दिल करता था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि वो फकीर तो हकीकत जानने के लिए पहले आपको मेरी ये कहानी सुननी होगी। मेरा नाम आमना है। ये उस वक्त की बात है जब मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। आंखों में बहुत बड़े बड़े ख्वाब सजाए मैं तालीम हासिल कर रही थी। मुझे लोगों की खिदमत करने का बहुत जुनून था। मैंने सोच रखा था कि जैसे ही मैं अपनी तालीम से फारिग होंगी तो गरीब आवाम की फलाह के लिए मैं एक एनजीओ खोलूंगी। मगर मेरे ख्वाब अधूरे के अधूरे ही रह गए थे, क्योंकि मेरे लिए काशिफ का रिश्ता आ गया था। वो लोग अच्छे खाते पीते लोग थे, लड़का भी शरीफ था, इसलिए मेरे वालिदैन इस रिश्ते से मुतमईन थे और उन्होंने ये हुक्मनामा जारी कर दिया था कि वो मेरी शादी काशिफ से कर देंगे। मैं तो ये बात सुनकर रोने ही लगी थी। मैं बोली, अब्बू मेरे ख्वाबों का क्या बनेगा? मैं लोगों की खिदमत करना चाहती थी। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मेरी बेटी तुम अपने शोहर और ससुराल वालों की खिदमत करना, तुम्हें इस चीज का ही बहुत अजर मिल जाएगा। जो भी था, मैं अब्बू के सामने मजीद इनकार नहीं कर सकी थी और काशिफ की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। मेरा शोहर तो एक निहायत ही अच्छा इंसान था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, हर वक्त मुझसे अपने प्यार का इजहार भी किया करता था। जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मगर फिर उन्हीं दिनों काशिफ का भाई फरहान न जाने कहां से आ गया था। वो हर वक्त मुझे अजीब सी नजरों से देखता रहता था। मैं कोई काम भी कर रही होती तो फरहान मुझे घूरता रहता। अक्सर वो मेरे शोहर से लड़ाई भी किया करता था। मैंने महसूस किया था कि जब भी मैं किचन में अकेली होती तो फरहान वहां बहाने बहाने से आता रहता। वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैं अपने देवर की बात सुन भी लेती अगर मुझे उसकी नीयत में फतूर नजर ना आता। इसलिए वो जैसे ही किचन में दाखिल होता मैं वहां से निकल जाती। मैं इस बिल्ली चूहे के खेल से तंग आ चुकी थी, इसलिए अपने शोहर को भी उसके छोटे भाई के करतूतों से आगाह कर दिया था। काशिफ ने जब मेरी बात सुनी तब वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। काशिफ ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, ना जाने मेरा भाई फरहान इतनी गिरी हुई हरकत क्यों कर रहा है, ना जाने वो क्या सोचे बैठा है। आमना, तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम कभी फरहान की बातों में मत आना। मैंने काशिफ से वादा कर लिया और अपनी वफा का यकीन भी दिलाया था। उस दिन के बाद से मैं फरहान के साथ हमेशा सख्त लहजे में ही बात किया करती थी। कभी कभार वो मुझे देखता तो मैं उसे झड़क दिया करती थी और ये सब मेरी सास भी जान गई थी, मगर उन्होंने मुझसे कभी इसके मुतल्लिक नहीं पूछा था। शायद वो अपने बेटे की मोहब्बत में मजबूर थी और उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो गलत को गलत कह सके। खैर एक दिन घर में कयामत का दिन आया था। मेरी सास का जवान बेटा फरहान एक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया था। मुझे वक्ती तौर पर उसकी नागहानी मौत का दुख तो बहुत हुआ था, मगर उस मौत के बाद मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून आ गया था। मैं अपने घर में जैसे मर्जी चाहती रह सकती थी। खैर वक्त गुजरता गया। मैंने और काशिफ ने बहुत मोहब्बत भरे दिन काटे थे, मगर काशिफ भी शादी के 5 साल बाद इंतकाल कर गए। मैं तब जवान थी, खूबसूरत थी, इसीलिए बहुत से रिश्ते आए थे, मगर मैंने शादी से इनकार कर दिया था। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने मरहूम शोहर के नाम कर चुकी थी और अपने मरहूम शोहर की बेटी को संभालने का वादा कर चुकी थी। मैंने अपनी बेटी की परवरिश फूलों की तरह की थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वो ही बन चुकी थी। फिर उसके साथ ये हादसा पेश आया और उसकी वजह से मुझे एक फकीर के साथ निकाह करना पड़ा। ये जो फकीर था ये कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना देवर फरहान था। अब जब वो नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहनकर मेरे सामने आया तो मैंने एक भी लम्हे की ताखीर किए बिना ही उसे पहचान लिया था। उसने मेरे साथ एक लिफाफा रख दिया था। वो लिफाफा जब मैंने खोलकर देखा तो उसमें ऐसे कागजात थे जिन्होंने मुझे चकरा कर रख दिया था। मैं बोली, फरहान तुम तो मर चुके थे, काश तुम हमेशा के लिए मरे ही रहते, यूं मेरा दिल दुखाने कभी ना आते। फरहान की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो बोला, मैं जानता हूँ आमना, तुम मुझसे बेइंतहा नफरत करती हो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने मुतालिक सब कुछ बता दूं। मेरे दिल पर बोझ था, मुझे सुकून नहीं मिलता था, इसलिए आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ।
तुमने पहले तो कभी मेरी बात नहीं सुनी, मगर आज तुम मुझे कहने का मौका दो। मैं बोली, कहो जो भी कहना चाहते हो। फरहान बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सख्तियां देखी हैं। मैं हमेशा प्यार को तरसता रहा हूँ। मेरी वालदा ने हमेशा मुझसे ज्यादा बड़े भाई काशिफ से मोहब्बत की थी। मैं तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। मैं सिर्फ अपने बाप का लाडला था। मगर जब मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो मुझे लगा कि मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गया हूँ। तब मेरी दोस्ती अपनी क्लास फेलो के साथ हो गई थी। मैं अक्सर उनके घर आने जाने लगा था और यूं मेरी दोस्त के बहन भाई मेरे बहन भाई बन चुके थे। यूं ही हम बड़े होते गए, यहाँ तक कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जॉब भी करने लगा था। एक दिन मेरा दोस्त अचानक काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया तो उसने मुझे कह दिया कि मेरी बहन को कॉलेज से तुम ले आना। मैं उसे कॉलेज से लेने गया और तब मेरी नजर तुम पर पड़ गई थी। आमना, मैं तुमसे पहली नजर में ही मोहब्बत कर बैठा था। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की थी। मैंने वो मालूमात अपनी वालदा को दे दी और कहा कि आमना का रिश्ता मेरे लिए मांगने जाए। मगर उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। जब मैं 2 माह की छुट्टी के बाद घर वापस लौटा तो मैंने तुम्हें अपने घर में पाया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैंने अम्मी से पूछा कि आपने मुझे बताए और बुलाए बगैर ही काशिफ की शादी कर दी, और वो भी ऐसी लड़की से जिससे मैं शादी करना चाहता था। तब मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, बस ये लड़की अब तुम्हारे बड़े भाई की दुल्हन यानी तुम्हारी भाभी है, इसका एहतराम करना। मैं हैरान था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने काशिफ से बात की। उसने भी मेरा मजाक उड़ाया और कहने लगा, अब तुम हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने सोचा कि काशिफ की असलियत तुम्हें बता दूं, मगर तुमने भी मेरी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन मैं काम से वापस लौट रहा था कि अचानक कुछ नौजवान मुझे मोटे मोटे डंडों से मारने लगे थे। मैंने अपना कसूर पूछा तो एक लड़का बोला, तुम्हारे भाई ने कहा है कि इस लड़के को मार दो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे भाई ने मेरे कत्ल करवाने के लिए गुंडे भेजे थे। एक गुंडे का डंडा मेरे सर पर लगा और मैं बेहोश हो गया। मैं सिर्फ बेहोश ही नहीं हुआ था बल्कि कोमा में चला गया था। और पूरे 14 साल बाद जब मैं ठीक हुआ तो मेरे इर्द गिर्द की सारी दुनिया बदल चुकी थी। मैं अपनी जवानी अस्पताल के एक बेड पर पड़े पड़े गवा चुका था। मैं अपने एक अजीज के घर गया तो मुझे पता चला कि मेरी माँ और मेरा भाई काशिफ फौत हो चुके हैं। और मुझ पर एक और हकीकत ये खुली कि मेरे वालिद ने 2 शादियां की थी। काशिफ की माँ मेरे अब्बू की दूसरी बीवी थी। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते हुए इंतकाल कर चुकी थी। उस वक्त अब्बू ने मुझे दूसरी अम्मी की गोद में डाल दिया था और वो सारी जिंदगी मुझे कबूल नहीं कर पाई थी। उन्होंने मेरी नफरत काशिफ के दिल में भी डाली हुई थी। मेरी माँ का बदला उन्होंने मुझसे लिया था। उन्होंने मेरी मोहब्बत की शादी अपने बेटे से करवा दी थी। अब मेरे अंदर भी इंतकाम की आग जल रही थी। मैं काशिफ से अपना बदला लेना चाहता था, मगर वो तो मर गया था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दूंगा। मैं स्कूल से वापसी पर तुम्हारी बेटी को बहाने से एक रुमाल सुंघा देता। उस पर ऐसा केमिकल लगा हुआ होता जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी के सर में हर वक्त दर्द रहता था और उसका असर 1 हफ्ते तक रहता था। 1 हफ्ते बाद फिर मैं तुम्हारी बेटी के करीब से गुजरता और वही रुमाल फिर से सुंघा देता, और इसी वजह से तुम्हारी बेटी बेहोश हुई थी। मैंने पैसों का लालच देकर अस्पताल के अमले को अपने साथ मिला लिया था। मैंने उनसे कहा था कि आपने इस लड़की के मुतालिक यही कहना है कि ये कोमे में है। मैं काशिफ की बेटी की जवानी अस्पताल के बेड की नजर करना चाहता था। मैं भेस बदल कर अस्पताल आया तो तुम्हें रोता देखकर मैं घबरा गया। मैंने खुद पर लानत मलामत की कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। मैं तो अपनी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। इसलिए मैंने नाटक किया और तुम्हें कहा कि तुम मुझसे निकाह कर लो, तुम्हारी बेटी को होश आ जाएगा। तुम निकाह करके अस्पताल पहुंची, लेकिन तुमसे पहले ही मेरी कॉल पहुंच गई थी। मैंने उन लोगों से कह दिया था कि आज बच्ची को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाना। आमना, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और इस लिफाफे में तलाक लिख भी दी है। मैं अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। फरहान ये कहकर चला गया था, मगर अपने पीछे बहुत ज्यादा अंधेरा छोड़ गया था। मैंने अपने दिल में काशिफ की मोहब्बत का जो बुत बनाया था वो टूट चुका था।
वो एक अच्छा इंसान तो क्या, इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं था। मैंने उसकी खातिर अपनी जिंदगी जो तबाह की तो वो गलत किया था। मेरे दिल में फरहान के लिए नरम गोशा पैदा हो गया था। न जाने वो मुझे तलाक क्यों दे गया था। अगर वो मुझे तलाक ना देता तो मैं उसे अपना लेती। मैं आज भी जब उसके मुतल्लिक सोचती हूँ तो खुद से उलझ जाती हूँ। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं, फरहान मुझे दोबारा कभी नजर नहीं आया। मेरी बेटी हानिया अब बिल्कुल ठीक है, उसे फिर कभी सर का दर्द नहीं हुआ।